बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। टीएमसी के नेताओं को अब कार्रवाई को लेकर डर सताने लगा है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई के दौरान जो खुलासे हो रही हैं उससे लोग काफी हैरान हैं। ममता बनर्जी के खास सांसद सयोनी घोष भी अब समझ गई है कि बीजेपी के राज में बंगाल काबा नहीं बनेगा, क्योंकि बंगाल मां काली की धरती है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही साफ कर दिया था कि बंगाल की धरती काबा नहीं मां काली की रहेगी। इसी दिशा में अब शुवेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं। अब सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर बड़ी जानकारी दी है। सीएम शुवेंदु ने एक्स पर लिखा है कि सभी पिछले आदेशों और प्रार्थनाओं को रद्द करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि पश्चिम बंगाल भर में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षाओं के शुरू होने से पहले स्कूल असेंबली की प्रार्थना के दौरान भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। इसके साथ ही बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है। वहीं अब नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी गाय या भैंस का वध बिना आधिकारिक प्रमाण पत्र के नहीं किया जा सकेगा। बीजेपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही पशु वध के लिए मान्य होंगे जिन्हें समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि वे वध के लिए उपयुक्त हैं। संशोधनों के अनुसार पशु वध से पहले संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। दर्शकों, बंगाल की पहली बीजेपी सरकार तेजी से एक के बाद एक फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थलों के बाहर लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर रोक से लेकर विशेष अवसरों पर सड़कों को जाम करके या आम लोगों को तकलीफ पहुंचाकर की जाने वाली नमाज या धार्मिक सभाओं पर पाबंदियां शामिल है। दर्शकों, बीजेपी ने जो कहा था वही शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं कि बंगाल मां काली की धरती थी और रहेगी। वहीं आप दर्शक भी सीएम शुवेंदु अधिकारी के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष और टीएमसी को साफ संदेश जाए कि देश और बंगाल के लोग बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बंगाल में टीएमसी में मच गई है खलबली और कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में बंगाल पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी की है। ये छापा टीएमसी के चर्चित और विवादास्पद नेता शमीम अहमद के घर पर पड़ा था। वहीं इस छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टीएमसी नेता शमीम अहमद के घर के अंदर एक अंडरग्राउंड तहखाना मिला है। ये तहखाना आलीशान और लग्जरी तरीके से बनाया गया था। इस तहखाने के बारे में शमीम अहमद के करीबी लोगों को ही पता था। शमीम अहमद के घर में बने इस तहखाने में पुलिस की टीम दाखिल हुई तो उसका इंटीरियर देखकर हैरान रह गई। यहाँ एक के बाद एक कमरों से जुड़े कई अंडरग्राउंड कमरे बने थे। यहाँ महंगे फर्नीचर, बेड, टीवी समेत कई ब्रांडेड आइटम मिले। यहाँ तक कि तहखाने में सीसीटीवी भी लगा था। इसमें पूरे घर के कैमरों का एक्सेस था। पुलिस ने बताया कि इन चीजों की कीमत का आकलन किया जाएगा। एक बेड भी था जो गोल्डन रंग का था। इस बेड को सोने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। यहाँ बाथरूम में एक कुएं जैसा बाथ टब भी बना था। तो देखा आपने कैसे टीएमसी नेताओं के कांड अब बाहर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले टीएमसी के एक दफ्तर पर छापेमारी भी की गई थी, जिसके छत पर बम और कई हथियार मिले थे। वहीं सीएम शुवेंदु अधिकारी ने विभागों के सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें प्रशासनिक कामकाज और समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम शुवेंदु ने सभी विभागों की सचिवों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त निर्देश दिए। सीएम शुवेंदु ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की होगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों को नियम कानून के मुताबिक काम करना होगा और किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया। दर्शकों, जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम शुवेंदु काम कर रहे हैं, उससे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर खुलासा हुआ है कि उनके पास 2 पैन कार्ड थे। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रुजिरा के पास थाईलैंड की नागरिकता भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या वो देश छोड़कर भागने की फिराक में थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पत्नी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो कोयला स्कैम में फंसी हुई है। वहीं ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा से संबंधित मामलों में न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। ममता बनर्जी ने कोर्ट को 10 मृतकों की लिस्ट सौंपी और
दावा किया कि इनमें से 6 हिंदू हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में घरों और ऑफिसों को लूटा जा रहा था, लेकिन इन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दर्शकों, अब ममता बनर्जी कोर्ट में कह रही है कि माय लॉर्ड रक्षा के लिए आदेश दें। अचानक यूटर्न लेकर टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने लिबरल गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के नेताओं के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ममता बनर्जी के खास सांसदों में शामिल महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष भी तिलमिलाई हुई है। वहीं जिस तरह से बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, उससे टीएमसी के नेता पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं और अभी से ही टीएमसी की सियासी जमीन दरकने लगी है। दर्शकों, चुनाव से पहले काबा और मदीना पर गाना गाने और ममता बनर्जी किसी से कम है क्या कहने वाली और पीएम मोदी और अमित शाह को चैलेंज देने वाली सयोनी घोष अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। नतीजों से पहले तक बयानों की झड़ी लगाने वाली सयोनी घोष अब सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रही है और सोशल मीडिया पर भी उनकी भाषा बदल गई है। अब सोशल मीडिया पर भी वो बीजेपी की आलोचना नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी की हार के बाद सयोनी घोष का भी पार्टी से मोह भंग हो गया है। दरअसल ममता सरकार के 15 वर्षों के शासन के अंत के बाद टीएमसी में बगावत के स्वर दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता और पार्षदों के बाद अब कई विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दावा किया गया है कि टीएमसी के कुछ विधायकों ने कोलकाता में आपस में बैठक कर ये तय किया है कि वे पार्टी नेतृत्व की ओर से जारी किए जाने वाले प्रत्येक निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की परिस्थितियों के मुताबिक काम करेंगे। बताया जा रहा है कि इनमें पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं, जो हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा अपने निवास स्थल पर पार्टी विधायकों के साथ की गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच ममता बनर्जी ने आगामी शुक्रवार को सभी जिलों के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। उसमें उन्होंने वहां से निर्वाचित कई विधायकों को आमंत्रित नहीं किया है। बता दें कि टीएमसी की हार के बाद पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आरोप लगाया था कि पंचायत से लेकर नगर निकायों तक के टीएमसी नेताओं ने आम लोगों से जमकर वसूली की। घर का नक्शा पास कराने से लेकर कमोड लगाने तक के लिए पैसे देने पड़ते थे। वहीं रिजू दत्ता द्वारा किए गए इन खुलासों के लिए पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं अभिनेत्री और टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पार्टी का ऐसा हश्र हुआ। वहीं उससे पहले पार्षद सुब्रत बंदोपाध्याय ने पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो चुनाव के नतीजे आने के बाद डर कर भागे पार्टी कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास करने के बजाय घर पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी ने कई बंगाली अभिनेत्रियों को पार्टी से जोड़ा था। उनमें सयोनी घोष भी शामिल हैं, जो अपने आप को ममता बनर्जी की तरह पेश कर रही थी और काबा और मदीना वाले गाने के बाद लिबरल गैंग उन्हें भविष्य की ममता बनर्जी मान रहे थे। लेकिन अब हार के बाद सयोनी घोष के तेवर नरम पड़ गए हैं और अब वो सोशल मीडिया पर भी बहुत कम पोस्ट कर रही हैं और ना ही कोई बयानबाजी कर रही है, जैसे वो पहले खुलकर भड़काऊ बयानबाजी किया करती थी। ऐसे में अब उनके बदले तेवर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हार के बाद टीएमसी के कई नेता बागी तेवर अपनाए हुए हैं और जिस तरह से बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने कहा है कि जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पार्टी का ऐसा हश्र हुआ है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी द्वारा पार्टी में लाए गए अभिनेत्रियां क्या अब पाला बदलने की सोच रही हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान तो बंद हो ही गई है और टीएमसी की तरफ से इसी तरह अगर तुष्टीकरण के चक्कर में बयानबाजी करती रही तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो सकता है। क्या इसलिए सयोनी घोष अब भड़काऊ बयानबाजी से दूरी बना रही है? इतना ही नहीं, सयोनी घोष को अपना कमेंट सेक्शन भी बंद करना पड़ गया है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर नया विवाद सामने आया है। कोयला स्कैम में फंसी रुजिरा बनर्जी को लेकर खुलासा हुआ है कि उनके पास 2 पैन कार्ड थे। उनके इन पैन कार्ड्स पर उनके पिता के नाम अलग अलग लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रुजिरा बनर्जी के पास थाईलैंड की नागरिकता भी है। वहीं रुजिरा बनर्जी से जुड़े दस्तावेजों के खुलासे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के पास जो PIO कार्ड है, उसमें उनके पिता के नाम निपन नुरेला लिखा है। वहीं OCI कार्ड में रुजिरा के पिता का नाम गुरचरण आहूजा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखा आपने कैसे बंगाल में सरकार बदलते ही खुलासे शुरू हो गए हैं। दर्शकों, असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता पवन खेरा के बीच राजनीतिक टकराव
अब और तेज हो गया है। गुरुवार को पवन खेरा गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट मामले में पूछताछ की गई। इसी दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि असम का पेड़ा स्वादिष्ट है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पवन खेरा पर राजनीतिक कटाक्ष माना जा रहा है। वहीं पवन खेरा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामलों के संबंध में लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी राज्य पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। वहीं पवन खेरा ने क्राइम ब्रांच कार्यालय में प्रवेश करने से पहले मीडिया से कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने तलब किया था, जिसके बाद मैं यहां आया हूं। हम कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यहां उपस्थित हूं। वहीं पवन खेरा से हो रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि असम पुलिस द्वारा पवन खेरा जी को पूछताछ के बहाने घंटों तक हिरासत में रखना सरासर उत्पीड़न है। ये अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह होना होगा। दर्शकों, सवाल पूछना एक बात है, लेकिन सीधे आरोप लगाना कि सीएम शर्मा की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं और सबूत होने का दावा करना, वो भी फर्जी दस्तावेज के जरिए, इसे सवाल पूछना नहीं आरोप लगाना कहते हैं। वो भी राजनीतिक फायदे के लिए, जिसे कोर्ट ने भी माना है, और वो भी उस महिला पर जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस पवन खेरा से पूछताछ कर सकती है, तो फिर सुप्रिया श्रीनेत पूछताछ पर क्यों सवाल उठा रही है। वहीं चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेरा ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी चुनाव के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे। इसे सवाल पूछना नहीं कहते हैं, इसे एक निर्दोष महिला को बदनाम करना कहते हैं, जिसका जवाब असम के लोगों ने कांग्रेस का सुपरा साफ करके दे दिया है और अब कानून अपना काम कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो पवन खेरा अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। वहीं अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो पिछले 22 वर्षों में 54 बार विदेश की यात्रा कर चुके हैं। बीजेपी ने सवाल किया है कि राहुल गांधी की इन यात्राओं की फंडिंग कौन करता है। नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए। संबित पात्रा ने कहा कि भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से सांसद हैं। बीजेपी नेता ने सवाल किया कि 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए। संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक जो घोषणाएं हैं और सार्वजनिक है, उसके हिसाब से राहुल गांधी 54 बार विदेश यात्रा पर गए। जिन देशों की यात्रा पर राहुल गांधी गए उनमें अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई शामिल है। वहीं 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज आया, जो अघोषित यात्रा रही, उसके अनुसार राहुल गांधी मस्कट और ओमान भी जा चुके हैं। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि इनमें से ज्यादातर ट्रिप पर वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। इनमें प्रेस ट्रिप, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है और फोटो ट्रेल है। ये सभी पब्लिक ट्रिप है, लेकिन फंडिंग पब्लिक नहीं है। संबित पात्रा ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ने कोई जानकारियां छिपाई है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले राहुल गांधी ने सरकार से अनुमति नहीं ली। वो कई बार एसपीजी को चकमा देकर विदेश गए। क्या राहुल गांधी सीक्रेट यात्रा पर जाते हैं? क्या उन्हें विदेशी एजेंसियां फंडिंग करती है? दर्शकों, कई बार राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ चुके हैं कि वो एसपीजी सुरक्षा के बिना विदेश यात्रा पर क्यों चले जाते हैं। पिछले साल सितंबर 2025 में सीआरपीएफ ने विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी की ओर से अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बार बार तोड़े जाने पर गंभीर चिंता जताई थी। सीआरपीएफ की ओर से कहा गया था कि इस तरह सुरक्षा से खिलवाड़ करना उन्हें गंभीर खतरे में डाल सकता है। सीआरपीएफ की ओर से इसके लिए उनकी इटली, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों की यात्राओं का हवाला भी दिया गया था। दरअसल येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी को अपनी मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही देनी होती है, लेकिन आरोप है कि राहुल गांधी कई बार इसे नजरअंदाज कर चुके हैं। वहीं संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की जो 54 विदेश यात्राएं रही हैं, उनमें उनका 60 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। संबित पात्रा का कहना है कि यदि इन यात्राओं का खर्च निजी पैसों से उठाया जा रहा है, तो इस खर्च का विवरण आयकर रिटर्न में ठीक से देना अनिवार्य है। अघोषित खर्च से जुड़ा एक और कानूनी प्रावधान भी है। यदि किसी पर अघोषित रूप से पैसा खर्च किया जा रहा है, तो ब्लैक मनी एक्ट के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि 2013-14 से 2022-23 तक
विगत 10 वर्षों में राहुल गांधी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए उन्होंने विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिए। 2015 में राहुल गांधी साउथ ईस्ट एशिया गए, जहां उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2014 से 15 में उनकी वार्षिक आमदनी मात्र 86.55 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि आमदनी से 5.2 गुना ज्यादा खर्च इस यात्रा पर किया गया। वहीं राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ को नोटिस जारी कर मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट अब एजेंसियों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगा। वहीं इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा हो रही है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।